हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे काव्य शास्त्र यानी कि भारतीय काव्य शास्त्र। और ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं TGT PGT एस्टेट के लिए। और आज हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 59 काव्य शास्त्र की। तो ये हमारी पहली क्लास है, लेकिन जो TGT PGT एस्टेट के लिए हम हिंदी साहित्य पढ़ा रही हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ये काव्य शास्त्र है और उसकी क्लास नंबर 59 है। तो जो भी कैंडिडेट आज की इस वीडियो से नया जुड़ता है, तो सबसे पहले अगर वो अभी तक की जो मैंने 58 क्लासेस डाली हैं इन्हें देखना चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट चेक करें तो TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसमें सारी वीडियोज़ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। इन वीडियोज़ में हमने संपूर्ण हिंदी साहित्य पढ़ा दिया है और संपूर्ण हिंदी साहित्य जहाँ तक भी पढ़ा है आप उसमें देख लेना, मैं हर एक वीडियो में नहीं बताऊंगी। तो आज की वीडियो जो महत्वपूर्ण रहने वाली है वो TGT PGT एस्टेट, HPSC स्क्रीनिंग, UGC नेट और चाहे किसी भी स्टेट का टेट हो, सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब शुरुआत करते हैं। वैसे तो ये टॉपिक जो है काव्य शास्त्र का हम पढ़ रहे हैं और काव्य शास्त्र का सबसे पहले आपको इस शब्द की एक व्याख्या पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने ना इससे पहले वाली वीडियो में कमेंट मतलब बताया था कि आप कमेंट करके बताना कि सब्जेक्टिव तरीके से आप उस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव तरीके से। तो मेरे पास एक ही स्टूडेंट का मेरे पास रिस्पॉन्स आया है और उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो वीडियो जो है मेरी लास्ट तक देखती है और मुझे बहुत खुशी भी हुई है। तो उन्होंने मुझे सब्जेक्टिव फॉर्म में कहा है। तो अभी ना मैं थोड़ा सा ये चाहती हूँ कि समय बहुत ही कम है, तो वैसे मैं इस टॉपिक को पढ़ाकर आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में भी करवा दूंगी, ठीक है। लेकिन पहले हम थोड़ा सा इसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसे कर लेते हैं। और ये टॉपिक कहने को तो थोड़ा सा ना सभी कैंडिडेट को बहुत ही टफ लगता है, लेकिन इतना टफ इसमें है नहीं। इतना कि आपको थोड़ा सा समझना है और समझ के कुछ एक बातें ऐसी हैं जो आपको सीखनी भी हैं और अपनी मेमोरी में उन्हें स्टोर भी करना है, यानी कि आपको याद भी रखने हैं। अगर याद नहीं होते हैं किसी को समझने से तो थोड़ा सा आप इन्हें जैसे कि शाम को वीडियो देख ली और सुबह उठ के आप उसे एक बार फिर से रिवाइज़ कर लें। तो एक बार आप वीडियो देखेंगे, एक बार आप नोट्स बनाएंगे, एक बार आप सुबह उठकर रिवाइज़ करेंगे तो आपका बिल्कुल अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इतना टफ इनमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन आज है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगाऊंगी। तो काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं, मोटे तौर पर मैं आपको काव्य शास्त्र की फिर परिभाषा भी बताऊंगी और फिर भारतीय काव्य शास्त्र क्या है और फिर संस्कृत आलोचना के प्रमुख आचार्य, ठीक है। अब आप समझेंगे कि हिंदी भाषा का जो प्रादुर्भाव है वो संस्कृत, सबसे पहले हमारी संस्कृत भाषा ही थी। तो संस्कृत के बाद फिर पाली आई, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर उसके बाद क्या आई, हिंदी आई। तो संस्कृत का काफ़ी अहम रोल है हिंदी के साथ। तो काव्य शास्त्र क्या है? शास्त्र मतलब शास्त्र वह, जैसे कि हम व्याकरण की परिभाषा लेते हैं तो व्याकरण व्याकरण क्या है, तो ध्यान से सुनना। इसकी परिभाषा क्या होती है कि वह व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना सिखाता है। उसी प्रकार से ये जो शास्त्र है ना, ये काव्य का शास्त्र है। तो काव्य का शास्त्र मतलब क्या है कि ये कविता का शास्त्र है। और कविता हमें, अब आप जैसे व्याकरण वाली परिभाषा से इसको जोड़ें तो कविता के बारे में जो बताए कि कविता कैसे लिखी जाती है, कविता के अंदर कौन से गुण होने चाहिए, उसका प्रयोजन क्या होना चाहिए, कविता का लक्ष्य क्या होना चाहिए, कविता किस हेतु लिखी जाती है, कविता के अंदर जो रस है उनका प्रयोग कैसे करना चाहिए, अलंकारों की क्या भूमिका होती है, छंद की क्या भूमिका होती है। तो इन सब बातों के बारे में जो हमें बताए वही हमारा क्या कहलाता है, काव्य शास्त्र कहलाता है। ये मैंने आपको बिल्कुल एक साधारण, जिसमें काव्य के लक्षण भी बताए जाते हैं साथ साथ। तो यानी कि काव्य शास्त्र के अंतर्गत रस, छंद, अलंकार, काव्य के हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, काव्य रीतियाँ, शब्द शक्तियाँ, ये जो कुछ भी हम पढ़ते हैं ना, ये सब किसके अंदर आ जाता है, काव्य शास्त्र के अंतर आ जाता है। और अभी अभी मैंने जितने भी शब्दों का नाम लिया, ये शब्द किसके अंतर्गत आ जाते हैं, ये कविता से संबंधित है। तो कविता से ही क्या बना है, काव्य। और इस काव्य के बारे में जो हमें संपूर्ण जानकारी दे वो क्या कहलाता है, शास्त्र कहलाता है।
तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, मैंने बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। और अब हम पढ़ेंगे भारतीय काव्य शास्त्र। साथ ही हमारे सिलेबस में पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी था। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र यूजीसी नेट के सिलेबस में है और पाश्चात्य काव्य शास्त्र मैंने पूरा पढ़ा रखा है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र मतलब जो वेस्टर्न साइड का है, जो अंग्रेजी साहित्य का है, तो उसे पाश्चात्य काव्य शास्त्र कहते हैं। एक दूसरा है हमारा भारतीय काव्य शास्त्र। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर भारतीय काव्य शास्त्र। और भारतीय काव्य शास्त्र की जो शुरुआत है ना, वो संस्कृत आलोचना के जो आचार्य हैं वहीं से शुरुआत होती है। तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल मैंने शुरुआत से एक एक पॉइंट से आपको बताया है कि भारतीय काव्य शास्त्र की जो शुरुआत है लिखने की, वो संस्कृत के कुछ आचार्य हैं, वही भारतीय काव्य शास्त्र को लिखने की शुरुआत करते हैं। इसलिए हम भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत संस्कृत आलोचना के प्रमुख आचार्य पढ़ेंगे। अब संस्कृत आलोचना के कुछ प्रमुख आचार्य पढ़ेंगे, और आचार्य ये चुनिंदा हैं, कोई ये नहीं कि 150 हैं, इतने ज़्यादा नहीं है, 10-12 ही हैं। अगर 10-12 के बारे में आप सारा पढ़ लेते हैं तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। साथ ही एक बात और बताना चाहूँगी कि 2023 का मैंने एस्टेट का पेपर कल देखा, पीजीटी एस्टेट का, तो उसमें कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं अधिकतर वीडियो में बोलती रहती हूँ, ठीक है। और जो मैंने अभी तक 59 क्लासेस पढ़ाई हैं, उनमें लगभग प्रश्न आपके सारे मतलब कवर हो रहे थे। मैंने अच्छे से देखा, बिल्कुल ध्यान से। तो जिसने मेरे ये क्लासेस देखी है ना, मैं श्योरली कहती हूँ कि उसके बहुत ही अच्छे मार्क्स जो है हिंदी साहित्य के, जो 60 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उनमें बहुत अच्छे मार्क्स वो गेन कर लेंगे और आसानी से अपना एस्टेट क्वालिफाई कर लेंगे। बशर्ते कि जो 90 मार्क्स का जो एस्टेट में आता है उसकी भी आप अच्छे से तैयारी करें। लेकिन 90 मार्क्स किसके बलबूते पर आप एस्टेट क्वालिफाई नहीं कर सकते जब तक आपके सब्जेक्ट पर कमांड नहीं होगी। तो एस्टेट क्वाली क्योंकि आपको आगे चलकर टीचर किसका बनना है, ये 90 नंबर के जिससे आप एस्टेट क्वालिफाई करेंगे, आपका इसके टीचर नहीं बनना, आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक का टीचर बनना है। तो आपको सब्जेक्ट पर कमांड होनी चाहिए, क्योंकि अगर 90 के बलबूते पर अगर आप एस्टेट निकालते हैं तो आप जो आपका सब्जेक्टिव जो है वो कमज़ोर रह जाएगा। और सब्जेक्ट कमज़ोर रहेगा तो जब भी वैकेंसी निकलेंगी तो स्क्रीनिंग पेपर होगा, स्क्रीनिंग पेपर किसका होगा, वो सब्जेक्ट का होगा, फिर आप वहाँ पर सिलेक्शन से वंचित रह जाएंगे। तो ये मैं कुछ आपको हिदायतें जो भी दे रही हूँ उन्हें आप ध्यान से सुनते रहें और अपने आप पर लागू भी करते रहें। तो काव्य अभी मैंने ना 2020 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन पेपर भी सारे इकट्ठे कर लिए हैं, आंसर की भी इनकी अपलोड वगैरह मैंने कर ली हैं। तो बहुत ही जल्द मैं ये भी लेकर आने वाली हूँ। आप जो मेरे साथ स्टूडेंट जुड़ रही हैं वो ये ना सोचे कि हमें मैम जो है PYQ नहीं करवाएगी, तो मैं ज़रूर करवाऊंगी, ठीक है। तो लेकिन मैं एक बार सोच रही थी कि थोड़ा सा हम सिलेबस को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि अभी एस्टेट की डेट आई नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी एस्टेट की जो डेट है वो अनाउंस होने वाली है। तो आज की इस वीडियो की मैं शुरुआत करती हूँ, और शुरुआत करने से पहले अभी मैं आपको लिखित में काव्य शास्त्र की परिभाषा भी बताऊंगी, ताकि आपके स्मृति पटल पर ये बातें बिल्कुल अंकित हो जाएं और आपको काव्य शास्त्र से जो डर लगता है वो हमेशा के लिए आपके दिमाग से निकल जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़े, क्योंकि जब चुनिंदा कैंडिडेट ही जुड़ते हैं तो मेरा थोड़ा सा मन कम करता है वीडियो बनाने का। पिछली बार की बात करूं तो कम से कम एक वीडियो डालते ही 500-500 600 व्यू आते थे। आप ये ना सोचना कि मैम जो है अपने लाभ के लिए या अपने प्रॉफिट के लिए मैम कह रही है, ऐसा मेरा कोई टारगेट नहीं है। क्योंकि पिछली बार जो वीडियो के 500-500 600 व्यूज आते थे वीडियो डालते ही, तो उस समय तो मुझे कोई पैसा भी इससे नहीं मिल रहा था, ना मेरा चैनल मोनेटाइज था। लेकिन फिर भी मैं इतनी मतलब उत्साहित थी कि मैं दिन की 5-5 6-6 वीडियो लगातार डालती थी, और जो कैंडिडेट मेरे साथ जुड़ा हुआ है उसे इस बात का पता भी है। तो चाहती हूँ कि अब भी आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और सोच रही हूँ कि मैं एक ग्रुप बनाऊँ ताकि आप सभी को एक ही जगह पर मैं एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। देखो, अभी मैं आपको काव्य शास्त्र की परिभाषा बताती हूँ।
तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको सबसे पहले जो काव्य शास्त्र है ना उसके बारे में आपके कुछ खास बातें बताना चाहूँगी। और ये मैं लिखित में भी लेकर आई हूँ ताकि आप अपने नोट्स में इस बात को शामिल कर लें। और बिल्कुल शुरुआत से देखो, मैं जिस जहाँ से भी मैं पढ़ी हूँ और जितना पढ़ने के लिए मैंने स्ट्रगल किया है वो किसी एक वीडियो में मैं फिर आपसे बातचीत करूँगी। और मैं नहीं चाहती कि जिस तरीके से हम भटकते रहे हैं एक एक चीज़ के लिए, क्योंकि पहले ना हिंदी, आप सभी को पता है कि हिंदी को इतने अच्छे तरीके से शुरुआत से अपने यहाँ पर नहीं पढ़ाई जाती है। काफ़ी नॉलेज जो है बच्चों को नहीं रहती है, यहाँ तक कि वर्णमाला की भी हमें ढंग से नॉलेज नहीं होती है। मैंने सब कुछ तब सीखा जब मैंने यूजीसी नेट के बारे में पढ़ा। और पहले तो यूट्यूब भी नहीं थी, जब हम तैयारी करते थे तो एक एक चीज़ें हम बुक्स में से खोजते थे, किताबों में से खोज खोज कर मैंने जो नॉलेज अपनी इकट्ठी की है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको इस तरीके से दर दर थोड़ा बहुत ना भटकना पड़े। तो सबसे पहले आजकल क्या करते हैं, कोई भी जो पढ़ा रहा है कि जैसे काव्य शास्त्र पढ़ा रहे, सीधी परिभाषा ले ली और उससे संबंधित 10 बातें शुरुआत कर दी। लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि मान लो आप कहीं जा रहे हैं तो आप कौन से गांव जा रहे हैं, आपको ये तो पता होना चाहिए उसका रास्ता क्या है। ठीक है, उसी प्रकार से अब शुरुआत करते हैं काव्य शास्त्र, ज़्यादा समय जाया न करते हुए। तो भारतीय काव्य शास्त्र संस्कृत भाषा में प्रस्तुत काव्य शास्त्र को कहते हैं। यानी कि संस्कृत, भारतीय काव्य शास्त्र किसे कहते हैं, संस्कृत भाषा में जिसे काव्य शास्त्र कहते हैं ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, भारतीय काव्य शास्त्र कहते हैं। तो संस्कृत आचार्यों का तो अहम रोल रहना होना ही था इसमें। यह काव्य और साहित्य का दर्शन और विज्ञान है। मतलब जो काव्य शास्त्र है वो हमें काव्य के बारे में और साहित्य के बारे में उसका दर्शन भी करवाता है और वो विज्ञान भी है। मतलब हमें हर बात को तर्क से बताता भी है। विज्ञान तर्क पर आधारित होता है तो तर्कपूर्ण हमें ये बातें बताता भी है। तो काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र संस्कृत भाषा में प्रस्तुत काव्य शास्त्र को कहते हैं। ये काव्य और साहित्य का दर्शन और विज्ञान है। काव्य शास्त्र के बारे में कुछ खास बातें हम देख लेते हैं। काव्य शास्त्र को, अब देखो, काव्य शास्त्र नाम आने से पहले आपको कहीं पर तो नाम मिलेगा साहित्य शास्त्र, कहीं पर आपको नाम मिलेगा अलंकार शास्त्र। तो आप ये सोचेंगे कि ये चीज़ें है क्या अलग अलग। तो काव्य शास्त्र को ना पहले साहित्य शास्त्र और अलंकार शास्त्र के नाम से जाना जाता था। यानी कि जब शुरुआती दिनों में जब संस्कृत के आचार्य थे वो काव्य शास्त्र को क्या कहते थे, यानी कि काव्य शास्त्र नाम तो बाद में रूढ़ हुआ। पहले इसका क्या नाम था, साहित्य शास्त्र था। कुछ लोग इसे क्या कहते थे, कुछ विद्वान इसे अलंकार शास्त्र भी कहते थे। ठीक है, काव्य शास्त्र के बारे में जानकारी देने वाले कुछ प्रमुख आचार्य और उनके समय। तो काव्य शास्त्र के बारे में हमें जानकारी कौन देते हैं, ये ही आचार्य हम आज की इस वीडियो से पढ़ने की शुरुआत करेंगे, जो हमें काव्य शास्त्र के बारे में जानकारी देते हैं। तो सबसे पहला किसको माना जाता है, भरत मुनि को माना जाता है। भरत मुनि को काव्य शास्त्र का पहला आचार्य माना जाता है। उनका समय लगभग 400 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। तो भरत मुनि से शुरू होती है और भरत मुनि को ही काव्य शास्त्र का पहला आचार्य माना जाता है। यानी कि काव्य शास्त्र के ऊपर अगर पहला ग्रंथ किसी ने लिखा तो वो लिखा भरत मुनि ने। और भरत मुनि के ग्रंथ का नाम आपको सभी को पता है कि नाट्य शास्त्र लिखा था इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ये देख ले, उसके बाद जगन्नाथ का नाम आता है। और अब देखो यहाँ पर तो हम सारे पढ़ेंगे, जैसे जगन्नाथ है, दंडी है, भामा है, वामन है, ये सब हम पढ़ेंगे। लेकिन ये यहाँ पर मैं इसे छोड़ रही हूँ क्योंकि अभी हम एक मैं सिर्फ जो बात आपको यहाँ पर समझाना चाहती हूँ वो आप देख लें। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य या साहित्य को उसके विभिन्न अवयवों की व्याख्या की गई है। यानी कि भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत मैंने आपको वैसे तो ओरली आपको बोलकर बताया, सबसे पहले शुरू में बताया कि काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे। तो भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य या साहित्य, साहित्य किसे कहते हैं, जैसे सबसे पहले कोई कवि हुआ, उसने कुछ लिखा, उसके बाद जो आया उसने कुछ लिखा, फिर औरों ने लिखा, इस तरीके से सबने मिलकर जो भी रचनाएं की और उनका एक बहुत ही विशाल भंडार बन जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। तो साहित्य को उसके विभिन्न अवयवों की व्याख्या की गई है। यानी कि
साहित्य के जो अवयव होते हैं ना, कि अवयव के अंदर क्या होते हैं, काव्य शास्त्र में काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य के प्रयोजन जैसे विषयों पर चर्चा की जाती है। मैंने आपको बताया कि काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन जैसे विषयों पर चर्चा की जाती है। अब मान लो ये तो हम पढ़ेंगे, लेकिन अगर कोई लेखक है जो काव्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिख रहा है, चाहे वो नाम उसका कुछ भी दे, जैसे कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, दंडी का काव्य दर्श है, ठीक है, भामा का काव्य अलंकार है, तो ये सारे क्या है, ये काव्य शास्त्र के ग्रंथ हैं। और इन ग्रंथों के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, किसी में काव्य के लक्षण है, किसी में काव्य के हेतु हैं, किसी में काव्य के प्रयोजन है, कोई अलंकार से संबंधित है, कोई रस से संबंधित है, ठीक है। तो आप ये समझ रहे होंगे अच्छे से। काव्य शास्त्र में काव्य के लक्षण को निर्धारित करने के लिए विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने विचार दिए। अब देखो ध्यान से सुने, काव्य शास्त्र में काव्य के लक्षण को निर्धारित करने के लिए अनेक प्रकार के विद्वान हैं जो अपना अपना मत देते हैं। तो काव्य शास्त्र में काव्य हेतु को किसी कवि की वह शक्ति माना जाता है जिससे वह काव्य का सृजन करता है, ठीक है। सृजन करना मतलब काव्य की रचना करना, यानी कि कुछ लिखना, कविता की रचना करना, वही काव्य हेतु है। तो ये था, मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। अब हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अब हम ये सबसे पहला नाम आता है भरत मुनि का। सबसे पहला अब हम पढ़ेंगे संस्कृत आलोचना के प्रमुख आचार्य। अब आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो भरत मुनि पढ़ेंगे। अब भरत मुनि से आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। ये कितने पॉइंट, 8-10 पॉइंट हैं। इन्हें आप बिल्कुल अच्छे से अपना याद कर लें, अपने नोट्स बना लें और बिल्कुल ढंग से इन्हें लिख लें और याद कर लें। तो भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। अब आपसे पूछ ले कि संस्कृत काव्य शास्त्र का या भारतीय काव्य शास्त्र का कह ले, प्रथम आचार्य किसे माना जाता है, भरत मुनि को माना जाता है। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इनका समय द्वितीय शती से माना है। ध्यान से बच्चों, इसकी जो शताब्दी है, इनका जो समय है, उसे भी आपको ध्यान से याद करना है, क्योंकि ये कई बार क्रम से व्यवस्थित करने के लिए भी पूछ ले जाते हैं। या इनकी रचनाएं दे देंगे, तो जो कवि पहले आया उसी ने तो पहले रचना की, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इस प्रकार से हिंट मिल जाएगा। तो भरत मुनि के साथ ही आप यहाँ पर लिख लें कि जो दूसरी शताब्दी, इनके यहाँ पर आप समय लिख लें कि दूसरी शताब्दी के थे ये, ठीक है। यहीं पर इसे डाल दे, कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा आप नोट्स बनाएं, क्योंकि आपके खुद के नोट्स होंगे तो आप आसानी से समझ लेंगे। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। पॉइंट नंबर 1, आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इनका समय द्वितीय शताब्दी माना है, ठीक है। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना नाट्य शास्त्र है, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया है। अब यहाँ पर भरत मुनि का जो ग्रंथ है ना, वो उसका क्या नाम है, नाट्य शास्त्र है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है नाटक का शास्त्र है, तो इन्होंने इसमें क्या किया कि नाटक को लेकर, नाटक के जितने भी पक्ष होते हैं कि नाटक के तत्व कौन से होने चाहिए, नाटक में पात्र वगैरह, मंच, अभिनय, सब कुछ लेकर सभी का जिक्र, यानी कि सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन मतलब विस्तार से व्याख्या की है। तो ये कौन है, भरत मुनि। ध्यान से रखना, भरत मुनि का जो समय है वो दूसरी शताब्दी है। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इनका समय द्वितीय शती माना है। इनकी रचना का नाम क्या है, नाट्य शास्त्र है। और नाट्य शास्त्र के अंतर्गत इन्होंने नाटक के सभी पक्षों का क्या किया है, विस्तृत विवेचन किया है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। अब आपको पता है ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। अभी तक मैंने 3 पॉइंट बताए, तीनों पॉइंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पंचम वेद आपको पता है हमारे कितने हैं, 4 हैं। चारों वेदों के आपको नाम पता होना चाहिए, जैसे कि सामवेद है, अथर्ववेद है, ऋजुर्वेद है और आयुर्वेद नहीं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। सामवेद संगीत से संबंधित है, ठीक है। तो 4 वेद हैं, लेकिन भरत मुनि ने जो अपना ग्रंथ लिखा नाट्य शास्त्र को इन्होंने पंचम वेद कहा, यानी कि 5वां वेद कहा। आप समझ गए होंगे, कभी नहीं भूलेंगे इस बात को।
नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय तथा लगभग 5000 श्लोक हैं। तो नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि का, जिसे पंचम वेद कहा भरत मुनि ने, इसके अंदर 36 तो अध्याय है, यानी कि चैप्टर तो कितने हैं 36, और श्लोक कितने हैं 5000। आप ऐसे लिख लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। श्लोक कितने हैं 5000, अध्याय कितने हैं 36 हैं। ठीक है। उसके बाद है नाट्य शास्त्र में काव्य की आलोचना वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई। वाचिक मतलब वाणी से ये शब्द बना है, वाचन से ये शब्द बना है। वाचन का मतलब कथा का जिस प्रकार से हम वाचन करते हैं ना, बोलते हैं, तो ये है वाचिक अभिनय, मौखिक रूप से जिसे बोला जाता है। ठीक है। नाट्य शास्त्र में काव्य की आलोचना वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है। देखो ये ना टॉपिक मैं आपको काव्य शास्त्र बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगी, लेकिन काव्य शास्त्र के अंतर्गत कई कई पंक्तियां जो उसमें संस्कृत में आती है ना, तो भाई मुझे संस्कृत नहीं आता है बिल्कुल भी। तो जहाँ पर संस्कृत आएगा वहाँ पर मेरा थोड़ा सा लूज पॉइंट है, तो उसे आप थोड़ा सा इग्नोर करें। तो काव्य शास्त्र में काव्य की आलोचना, काव्य की जो आलोचना की है ना, वो वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है। और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 गुण, 10 दोष तथा 4 अलंकार की मीमांसा की है। मीमांसा का मतलब, आलोचना का मतलब, उसमें उसके गुण और दोष दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा की है, यही मीमांसा होती है। तो आप याद रखना, भरत मुनि ने आपसे प्रश्न पूछ ले कि गुणों की संख्या कितनी मानी है, तो 10 गुण माने हैं। भरत मुनि ने काव्य दोष कितने माने हैं, तो 10 काव्य दोष माने हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों की चर्चा की है या मीमांसा की है, तो 4 अलंकार, यमक, उपमा, रूपक और दीपक अलंकार की मीमांसा की है। चारों आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक एक पॉइंट आपको ध्यान से रखना है। अब एस्टेट में ना ऐसे नहीं पूछा जाता कि आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को कौन सा वेद कहा है, तो आप टिक कर दे पंचम वेद, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। आजकल मैंने एस्टेट का पेपर देखा 2023 वाला, तो उसमें क्या दे रखा है, कहीं से भी आपको 4 पॉइंट उठाकर दे दिया और 1 पॉइंट उनमें से गलत दे दिया, और पूछ लेते हैं कि कौन सी बात असत्य है। यानी कि भाई आप जो भी बात पढ़ रहे हो ना, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप अच्छे से बता पाएंगे। तो आज की इस वीडियो को मैं इतना ही डाल देती हूँ और शुरुआत कर देती हूँ। बस इसमें भरत मुनि, कल से आपको ये 2 वीडियो में मैं आपको पूरा काव्य शास्त्र करवा दूंगी। ठीक है। एक और पॉइंट हमारे यहाँ पर बचता है, नाट्य शास्त्र के 6ठ एवं 7वें अध्याय में, यानी कि 6ठे व 7वें चैप्टर में रस तथा भाव का वर्णन किया गया है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी, 8। और 6ठे और 7वें अध्याय में क्या है, रस के बारे में बताया गया है। तो रसों की संख्या 8 मानी है, तो रस के बारे में कौन से अध्याय में है, 6ठे अध्याय में है। और भाव का वर्णन 7वें अध्याय में, यानी कि 6ठे और 7वें अध्याय में रस और भाव का वर्णन मिला है। और भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, 8 मानी है। अब आप ना जब देखो करेंगे, याद कैसे करेंगे, सबसे पहले भरत मुनि की रचना कौन सी है, नाट्य शास्त्र। आप ना अपना रिवीजन ऐसे करें, नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं, 36 अध्याय हैं। श्लोक कितने हैं, 5000 श्लोक हैं। नाट्य शास्त्र को क्या कहा इन्होंने, पंचम वेद किया। जब मैंने तैयारी की थी मैं अपनी ऐसे ही करती थी, पंचम वेद की संज्ञा दी। और नाट्य शास्त्र में इन्होंने नाटक के सभी पक्षों पर मतलब विस्तृत विवेचना की है। जो भरत मुनि है, इनका 2री शताब्दी इनका समय सीमा है। और इसमें क्या किया है, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, 8 मानी है। तो और रस और जो भाव हैं उनके 6ठे और 7वें अध्याय में चैप्टर में क्या किया है, उनका विस्तृत विवेचन किया गया है। इसके बाद और क्या रह गया जो इम्पोर्टेंट है, तो पेपर में तो यही पूछने लायक है। ठीक है। उसके बाद और कौन सी बात रहेगी, हाँ, भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी, 10। काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी, 10। कितने अलंकारों का वर्णन किया, 4 अलंकार। अलंकार कौन से हैं, यमक है, उपमा है, रूपक है और दीपक है, ये 4 अलंकार हैं। तो मैंने आपको एक बार फिर से सारा रिवाइज कर दिया है। दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कल से आपको कंटिन्यू जो काव्य शास्त्र में 2 दिन में कंप्लीट करवा दूंगी।
साथ ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि क्षितिज भाग जो मैंने शुरुआत कर रखी है, अब मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड करवाऊँ या फिर क्षितिज भाग 1 का ही मैं काव्य खंड करवाऊँ। तो ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्षितिज भाग 2 आप मैं बुक शुरू कर दें और उसके गद्य पाठ पढ़ा दें, गद्यात्मक पढ़ा दें, या फिर मैं काव्य पढ़ाऊँ। तो ये आप मुझे ज़रूर बताएं कि मैम पहले क्षितिज भाग 1 को पूरा करें या क्षितिज भाग 2 के गद्य को शुरुआत करूँ। तो ये भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मेरा जो सोचने विचारने की क्षमता है, मतलब वो मैं जल्दी से डिसीजन ले सकूं, और जब लक्ष्य सामने रहता है तो वीडियो बनाने का जल्दी मन करता है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही।